हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 97 है वो होने वाला है मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर, जो कि रिलेट करेंगे इशू ऑफ शेयर से। ऑलरेडी बेटा हम इशू ऑफ शेयर के अंदर मेजर जितने भी कंसेप्ट है वो सारे पढ़कर आ चुके हैं। बस बेटा आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इशू ऑफ शेयर के ऊपर, जहाँ पर हम मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि इसॉप का मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, वो हमने बेटा आज के लेक्चर में कवर करना है और अच्छे तरीके से इसको लर्न एंड अंडरस्टैंड करना है, कि जिससे कल के दिन कभी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, अगर मैं बात करूँ इसॉप्स की, तो इसॉप्स का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जनरली बेटा ये स्कीम और ये प्लान ऑफर करा जाता है कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को। इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बेटा ये होता है कि जनरली कंपनी चाहती है कि जो उनके की एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़, वो कंपनी को छोड़ कर ना जाए, ले ओवर ना हो। ठीक है, कंपनी ऐसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ को खो ना दे जो कंपनी के लिए, बोलते हैं ना, कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे में कंपनी उन एम्प्लॉय को, अगर चाहती है कि वो कंपनी को छोड़ के ना जाए, तो उनको एक प्लान इशू करती है जो कि होता है ईसॉप्स। यहाँ पर बेटा कंपनी जनरली एम्प्लॉय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर एम्प्लॉय एक दिए हुए समय तक अपनी सर्विसेज देता है, अपनी सेवाएं देता है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद, जिसे टेक्निकली हम वेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं, तो वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद कंपनी उन्हें अब अपने शेयर ऑफर कर देती है। ठीक है, और ये जो शेयर ऑफर करे जाते हैं बेटा, ये मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस पे एम्प्लॉय को ऑफर किए जाते हैं। तो इससे कंपनी का फायदा ये होता है कि जो उनके इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं, की एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी के अंदर बने रहते हैं और वो कंपनी को छोड़कर जाते नहीं हैं। दूसरा कंपनी का फ़ायदा तो ये हो गया, बट जो एम्प्लॉय का फ़ायदा है वो क्या है कि एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। एम्प्लॉय के अंदर एक बिलोंगिंगनेस आ जाती है कि यस, वो भी कंपनी के पार्ट हैं, वो भी कंपनी का एक हिस्सा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है, तो शेयर की भी ग्रोथ होती है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को फिर शेयर से भी बेनिफिट होता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, ये जो इसॉप्स होता है ये कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन है और एम्प्लॉय के लिए भी विन विन सिचुएशन है। दोनों के लिए बेटा ये फायदेमंद होता है, इसलिए कंपनी अपने इसॉप्स को इशू करती है। बोलो कि आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इसॉप्स यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान या ऑप्शन प्लान, ये कंपनी का रन प्रोग्राम होता है जहां पर अलाउ किया जाता है एम्प्लॉय को कि टू एक्वायर शेयर इन द कंपनी, वो कंपनी में शेयर एक्वायर कर सकते हैं, और एसेंशियली मेकिंग देम पार्शियल ओनर्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही इनको ये प्लान दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन्होंने स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अगर इन एम्प्लॉयंस ने काम कर दिया तो ये कंपनी के ओनर बन ही जाएंगे, क्योंकि कंपनी को फिर इन्हें शेयर देने ही पड़ेंगे। तो एक तरीके से ये पार्शियल ओनर बन जाते हैं जैसे इनको ये प्लान दिया जाता है। थ्रू दिस प्लान कंपनी कैन मोटिवेट एम्प्लॉय, और इस प्लान के थ्रू बेटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है कि कंपनीज कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज बाय अलाइनिंग देयर इंटरेस्ट विद दोज ऑफ द कंपनीज ओनर। ठीक है, जो कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, सेम बेटा अब इन एम्प्लॉयज का भी इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने इन एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर देने का वादा किया है ईसॉप्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब एम्प्लॉयज भी आगे जाकर ओनर्स बनेंगे कंपनी के अंदर। तो जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है एज अ ओनर, और कंपनी के ओनर्स का जो इंटरेस्ट है, वो मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, अलाइन यानी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। पहले वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था, बट अब उसके अंदर ये बिलोंगिंगनेस आ रही है कि यस, मैं भी आगे कंपनी का क्या बनूंगा, ओनर। एम्प्लॉय तो मैं हूँ, पर ओनर भी बनूंगा क्योंकि मुझे शेयर मिलेगा। तो वो ना एक एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करेगा, वो एक ओनर की तरह काम करेगा, जिससे कि वो कंपनी के लिए, बोलते ना, और भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा। ठीक है, अच्छा, एज एम्प्लॉय डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम एज इंक्रीज इन द कंपनीज वैल्यू। और ऑब्वियसली बात है,
एम्प्लॉय जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा बेटा वेस्टिंग पीरियड में, या वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद भी जब उसे शेयर मिल जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है वो जितना अच्छा काम करेगा बिजनेस का परफॉर्मेंस ग्रोथ उतना ज़्यादा बढ़ेगा और बिजनेस का शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बिजनेस के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस से सीधा सीधा बेटा लिंक करती है। बिजनेस की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी बिजनेस का शेयर प्राइस भी, कंपनी का शेयर प्राइस भी उतना अच्छा होगा। ठीक है। ESOPs आर कॉमनली यूज्ड बाय कंपनी एज अ स्ट्रेटेजी फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन। देखो ये जनरली ESOPs इसलिए इशू किया जाता है कि हम अपने अच्छे एम्प्लॉय, जो की एम्प्लॉयज होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज, उनको रिटेन करना चाहते हैं, उनको रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर जाए। ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग, हम चाहते हैं कि हम उनको हमेशा अपने पास रखें। ठीक है, छोड़ के वो ना जाएं। और इवन एज अ मीन टू रेज कैपिटल। और ऑब्वियसली बात है वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को, मेरे बच्चे, ये शेयर देते हैं तो एक मिनिमिस्टिक प्राइस, एक फिक्स प्राइस पे देते हैं, तो कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा भी आता है, तो कैपिटल भी रेज इससे हो जाती है। ठीक है। तो मुझे लगता है ESOPs का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्वेट इक्विटी शेयर। तो देखो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है ये एक ऐसे शेयर्स हैं जो जनरली डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय को दिए जाते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्क, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में हार्ड वर्क किया है। उनकी उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने बेटा बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करी है। और उनका जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी के प्रति, उसके वजह से कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है। तो ये जो हार्ड वर्क है ना डायरेक्टर्स का, एम्प्लॉयज़ का, उनके प्रति कंपनी उनको क्या देती है बेटा, फ्री में अपने शेयर्स देती है, जिन्हें कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। नाम में है देखो स्वेट, स्वेट का मतलब है खून पसीना। तो बेटा जो खून पसीने से, जो बोलते हैं ना मेहनत करता है, अपना खून पसीना मतलब अपना पूरा डेडिकेशन से जो कंपनी में काम करता है डायरेक्टर और एम्प्लॉय, तो इन रिवार्ड ना कंपनी उनको क्या देती है, अपनी कंपनी के शेयर देती है, जिससे बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? तो यहाँ पे लिखा है दिस शेयर कैन बी इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज, और एक तरीके से ये एक तरीके का इंसेंटिव होता है, रिवॉर्ड होता है एम्प्लॉयज के लिए, ऑफरिंग देम ओनरशिप विदाउट रिक्वायरिंग देम टू मेक अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर दिए जाते हैं या बहुत ही कम प्राइस चार्ज किया जाता है बेटा। तो यहाँ पर ना ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी इतनी जरूरत नहीं होती कि एम्प्लॉय को कोई पैसा वैसा लगाने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, तो उनको रिवॉर्ड देने के लिए ये शेयर दिए जाते हैं। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन इन स्टार्टअप्स, और वेरी गुड, ये बात भी बिल्कुल सही है जो यहाँ लिखी है, स्टार्टअप्स के अंदर मेरे बच्चे जनरली ऐसा किया जाता है। वेयर कैश कंपनसेशन में बी लिमिटेड एंड कंपनी यूज स्वेट इक्विटी शेयर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज। तो जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टअप है, नया नया बिजनेस है, तो इतना कैश नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है, उन्हें अपने शेयर देती है। तो इससे एम्प्लॉय ना क्या होता है मेरे बच्चे, बिलोंगिंगनेस आता है उसके अंदर, और वो बहुत अच्छा काम करता है। बोलते हैं ना हार्ड वर्क अपना पूरा देता है कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रो हो सके और कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे स्वेट इक्विटी शेयर, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। सर ESOPs और स्वेट इक्विटी शेयर में क्या अंतर है? देखो ESOPs में ना देखो एक प्लान है, वो ये बोलता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक काम करना पड़ेगा। वहां पर ना हम अपने एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक रिटेन करना चाहते हैं। पर स्वेट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता। स्वेट इक्विटी शेयर में कोई प्लान ऑफर नहीं किया जाता, यहाँ पर सीधा शेयर दिए जाते हैं। और टेक्निकली हम चाहते हैं कि जो हमारे ऐसे एम्प्लॉय और डायरेक्टर हैं जो कंपनी के अंदर अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, तो वो ऐसे ही अपना हार्डवर्क देते रहे, तो उनको एक रिवॉर्ड देते हैं, हम उनको एक बेनिफिट देते हैं। और वो बेनिफिट कैसे देते हैं? अपनी कंपनी के फ्री शेयर देके। तो दोनों में ना अंतर है बेटा, याद रखना। ठीक है। बात करें बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब होता है बेटा जब एक कंपनी बोलते हैं ना मार्केट से अपने खुद के इक्विटी शेयर बाय कर लेती है, खरीद लेती है, तो उसे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कहते हैं। देखो आपको पता है कंपनी ना शेयर इशू करती है और बदले में फंड रेस करती है। और टेक्निकली ना जो इक्विटी शेयर है उनकी रिडम्पशन भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। हाँ, जब कंपनी बंद होगी तो तब इक्विटी शेयर वालों को उनका पैसा मिल जाएगा, वो भी पक्का नहीं पता मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हाँ, कंपनी में सरप्लस बचेगा, जब कभी कंपनी बंद होगी तो मिल जाएगा, अदरवाइज उसमें भी डाउट ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जो इक्विटी शेयर का जो पैसा है ना मेरे बच्चे, वो कभी रिडीम नहीं होता। कंपनी शेयर इशू करती है, पैसा रेस करती है, बट उसका कोई टाइम लिमिट ना होने के कारण उसका रिडम्पशन पॉसिबल नहीं होता जब तक बिजनेस बंद ना हो, जब तक कंपनी बंद ना हो। पर बेटा जब कंपनी ना बहुत बोलते ना ह्यूज अमाउंट में सरप्लस कैश अर्न करती है,
तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, कभी कभी एक स्कीम लाती है जिसे कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, मार्केट में जाकर बोलते हैं ना कि एक स्कीम अनाउंस करती है कि अगर कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को अपने शेयर सेल आउट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी इसके लिए टेंडर इशू करती है और बताती है कि हम इतने प्राइस के साथ शेयर खरीदने को तैयार हैं। और ऐसे में जो भी इच्छुक शेयर होल्डर है कंपनी का, अगर वो अपने शेयर कंपनी को बेचना चाहता है तो बेच सकता है। तो ऐसे में देखो होता क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर खुद मार्केट से खरीदती है तो ऐसे में टेक्निकली शेयर्स कम हो जाते हैं कंपनी के। और जब शेयर कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से मेरे बच्चे कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की शेयर की सप्लाई है वो कम हो गई, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स खरीद लिए हैं वापस। तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं जो अपने शेयर नहीं बेचते हैं कंपनी को, उनके शेयर प्राइस ना इंक्रीज हो जाती है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ना एक तरीके से अच्छा स्टेप भी माना जाता है। और इससे जनरली कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो भी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बेटा कंपनी कभी कभी अपने शेयर बाय करने का फैसला बनाती है मार्केट से, और इसी को बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर भी बोला जाता है। तो कंपनी में चूज टू बाय बैक शेयर फॉर सेवरल रीजन। कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम बाय बैक का बोलते हैं ना कि स्टेप या डिसीजन लेते हैं। जैसे रिटर्निंग सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर इफ द कंपनी हैज एक्सेस फंड। कंपनी के पास एक्सेस फंड पड़ा हुआ है ना, तो कंपनी वांट्स कि हम एक्सेस फंड जो पड़ा हुआ है क्या ही करेंगे, एक काम करते हैं, जो भी हमारे शेयर्स हैं मार्केट में हम उन्हें बाय कर लेते हैं, जितने हमें बाय करने चाहिए कर लेते हैं। तो उसके लिए यूज हो जाता है। इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू बाय रिड्यूसिंग सप्लाई। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी ने जो शेयर इशू करे थे पहले, कंपनी कुछ शेयर क्या कर रही है अब वापस परचेज कर रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कंपनी का शेयर का जो पहले सप्लाई था ना वो कम हो जाएगा। मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, उसमें से कंपनी ने 20,000 शेयर अब परचेज कर लिया, वापस बाय बैक कर लिया, तो अब कंपनी के मार्केट में सिर्फ कितने शेयर रहे, 80,000। तो हो गया ना रिड्यूसिंग सप्लाई। अब जितने कम शेयर होते हैं ना बेटा, कंपनी का ईपीएस उतना हाई रहता है। तो इसकी वजह से ना कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है, पर शेयर की जो अर्निंग है वो बूस्टअप हो जाती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? द आंसर इज यस। अच्छा, सिग्नलिंग कॉन्फिडेंस इन द कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज बायबैक ऑफन इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट बिलीव द शेयर आर अंडर वैल्यूड। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब मैनेजमेंट को लगता है कि शेयर वैल्यू हमारी कम है, अंडर वैल्यूड है, तो जनरली कंपनी क्या कर देती है, अपने शेयर बायबैक कर लेती है, क्योंकि कंपनी को वो सस्ता पड़ता है ना। तो जनरली अगर कंपनी अपने शेयर बायबैक कर रही है तो ये भी माना जाता है कि कंपनी के शेयर अंडर वैल्यूड है, कम है, जिससे कि कंपनी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखता है। और ये माना जाता है कि कंपनी आगे जाके और स्ट्रांग हो सकती है। प्रिवेंटिंग हॉस्टाइल टेक ओवर बाय कंसोलिडेटिंग ओनरशिप एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर फॉर लॉयल शेयर होल्डर। जैसे कंपनी ना बेटा बायबैक का स्कीम अनाउंस करती है, तो ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी के शेयर सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए लिए थे, सिर्फ बोलते हैं ना कई लोग शेयर इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उन्हें खरीद कर उन्हें फिर बेचना है और उनसे गेन कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो कंपनी ना जब ये स्कीम ऑफर करती है ना, तो ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी के शेयर बस इसलिए खरीदे थे कि वो उनसे गेन कमाना चाहते थे, तो वो लोग ना अपने शेयर्स दे देते हैं किसको, कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने बायबैक की स्कीम दे दी। तो अगर एक अच्छा प्राइस होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जिन्होंने कंसोलिडेटेड ओनरशिप ले रखी है, काफी ह्यूज अमाउंट में कंपनी के शेयर ले रखे हैं, ये अपने शेयर कंपनी को वापस बेच देते हैं। जिसकी वजह से बेटा कंपनी में वही शेयर होल्डर रह जाते हैं जो लॉयल शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे समय तक बने रहते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बोलते हैं ना कि एक कंपनी करती है, क्योंकि इनके पीछे ये सारे रीजंस होते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब बायबैक कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ओपन मार्केट परचेज। कंपनी स्टॉक मार्केट में जाके ओपन मार्केट परचेज कर सकती है, टेंडर ऑफर दे सकती है। ठीक है, कि हम अपने शेयर खरीदना चाहते हैं, अगर कोई भी शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है तो वो अपने शेयर हमको बेच सकता है। वेयर द कंपनी ऑफर टू बाय शेयर एट अ फिक्स प्राइस। और यहाँ पर कंपनी अपने जो ऑफर्ड प्राइस होता है, जिस प्राइस पे कंपनी बायबैक करती है, उसको फिक्स्ड कर देती है, बता देती है कि हम इतने प्राइस पर अपने शेयर खरीदने को तैयार हैं। तो जो जो इच्छुक शेयर होल्डर्स होते हैं, जो जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर कंपनी को सेल आउट कर देती हैं, कंपनी उनसे अपने शेयर परचेज कर लेती है।
बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो ये कंसेप्ट है बेटा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ESOPs का मतलब क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। आई थिंक सो बेटा आपको ये समझ में आया हो। फिर भी बेटा अगर आपके कोई डाउट्स रहे होंगे ना, तो आप इनमें जब मैं वीडियो अपनी अपलोड कर दूँ तो अपलोड करते साथ ही आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने सीधे सीधे डाउट पूछ सकते हो अगर कोई डाउट आपको अराइज हुआ है तो। ठीक है। आई होप सो बेटा कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। इस वीडियो को बेटा आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बेटा बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। एंड आपके चेहरों पे स्माइल और तमाम उन बच्चों के चेहरों पे स्माइल जो इन वीडियो को देखकर बेटा कहीं ना कहीं कुछ लर्न एंड अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर। टाटा बाय बाय, सयूनारा।